पेशवा पद पैतृक बन चुका था। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हुई तो शाहू ने बालाजी बाजीराव को इस पद पर नियुक्त कर दिया। 1749 में राजा शाहू की मृत्यु हुई और 1750 में संगोला संधि हुई, जिसके तहत मराठा शक्ति का संपूर्ण ताकत पेशवा यानी बालाजी बाजीराव के हाथ में आ गई। अब वे मराठा के वास्तविक और व्यवहारिक शासक बन गए। पेशवा शासक बनते ही पूना को पेशवा का मुख्यालय बनाया और वहीं पर सरकार को स्थानांतरित कर दिया। बाकी पेशवाओं की भांति बालाजी बाजीराव ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले मालवा और बुंदेलखंड पे बात करते हैं। यूं तो मराठा सैनिक मालवा से चौथ तो लेते थे, परंतु उनका संपूर्ण नियंत्रण नहीं था। जय सिंह की मध्यस्थता से 4 जुलाई 1741 को मुगल सम्राट ने एक फरमान जारी किया, जो राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा पेशवा को नायब सूबेदार। इसके बदले पेशवा 4000 सैनिक सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर देगा। इस प्रकार मालवा का प्रशासन फौजदारी न्याय सहित मराठों के हाथ में आ गया। और उसी तरह बुंदेलखंड में भी बाजीराव प्रथम ने जीता जरूर था, लेकिन उस पर पूर्णतः अपना शासन नहीं कर रहा था। 1742 में मराठों ने ओरछा के बुंदेला सरदार को परास्त कर झांसी पर अधिकार कर लिया और झांसी को बुंदेलखंड में मराठा उपनिवेश बना दिया, जिससे वे उत्तर में अवस्थित अवध पर आक्रमण कर सकते थे और पूर्व में स्थित बंगाल बिहार पर जा सकते थे। अब बात करते हैं अन्य प्रदेशों की। तंजौर के मराठा सरदार कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के हाथों दुखी थे। बरार से रघुजी भोसले ने कर्नाटक के विरुद्ध एक अभियान भेजा ताकि वह दोस्त अली को नियंत्रण में ला सके। कहने का मतलब है कि तंजौर जो कर्नाटक के अंतर्गत एक प्रदेश था और तंजौर में शासक के रूप में एक मराठा सरदार था, और कर्नाटक जो कि उसका बड़ा क्षेत्र है, उसका नवाब दोस्त अली था, जिसका नाम दोस्त अली है, तो उससे परेशान था। ये बात जब बरार के रघुजी भोसले को पता चला, जो एक मराठा सरदार है, उसने तंजौर के मराठा सरदार को हेल्प करने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजा और उस दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गया। बरार से जो रघुजी भोसले ने जो सेना भेजा और कर्नाटक का नवाब दोस्त अली के सेना, दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें दोस्त अली मारा गया और उसके पुत्र ने संधि कर ली। यह घटना 1741 का है, जब मराठों ने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को मार दिया और दोस्त अली का दामाद चंदा साहब को 7 वर्ष तक सतारा में कैद रखा। सतारा मराठों के अंतर्गत एक क्षेत्र था। दोस्त अली के बेटे सफदर अली मराठों को 1 करोड़ रुपया देकर जान बचाकर भाग गया, परंतु बाद में सफदर अली के चचेरे भाई ने उसे मार दिया, जिसके बारे में हम लोग कर्नाटक के प्रांत के बारे में जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तृत रूप से जानेंगे। इसके बाद रघुजी जो बरार के सरदार थे, मराठा सरदार,
उसने पूरब की ओर रुख किया। पूरब में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आता है। उसने उन लोगों से चौथ मांगी और अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को इस उद्देश्य से भेजा। नवाब अलीवर्दी खां, जो बंगाल का उस समय नवाब होगा, मराठों को रोक नहीं पाया, परंतु उसने 1744 में भास्कर राव, जो वित्त मंत्री था रघु जी का, उसको धोखे से मरवा दिया। फलस्वरूप रघु जी ने गुस्से में बंगाल पर आक्रमण कर दिया तथा प्रदेश में लूटमार मचा दिया। अलीवर्दी को बाध्य होकर उड़ीसा त्यागना पड़ा और उसने बंगाल तथा बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। ये 1751 की घटना है। अब बात करते हैं हैदराबाद यानी दक्कन यानी निजाम की। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के आसफ जाह निजाम मुल्क को 1728 में पालखेर के युद्ध में करारी हार दी थी। उसके पश्चात पुनः 1737 में दिल्ली के मुगल सम्राट जब भागकर निजाम के पास गए थे तो वापस वहां निजाम को मराठों ने हराया था, यानी बाजीराव प्रथम ने। अब हम पढ़ते हैं कि बालाजी बाजीराव हैदराबाद से क्या संबंध रखते हैं। 1745 में आसफ जाह निजाम मुल्क की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ने का कारण आसफ जाह निजाम मुल्क के मरने के बाद उसका बेटा नासिर जंग उत्तराधिकारी बना, परंतु आसफ जाह निजाम मुल्क का नाती मुजफ्फर जंग ने इसका विरोध किया। कहा कि मुगल बादशाह ने उसे दक्कन यानी हैदराबाद का सूबेदार बहाल किया था, इसलिए वो नवाब के पद पर बनेगा, का अधिकारी बनेगा। इस तरह उन दोनों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो गया, जिसका फायदा अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने अपने अपने फायदा के लिए क्या क्या किया वो बाद में पढ़ा जाएगा। जब हैदराबाद में गृह युद्ध चल रहा था तो पेशवा को खानदेश तथा बरार इन दो जगहों पे अपना अधिकार स्थापित करने का अवसर मिल गया, परंतु उसमें फ्रांसीसी भी इस गृह युद्ध में शामिल थे, तो उसने पेशवा को रोकने के लिए तोपखाने का इस्तेमाल किया और पेशवा को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, परंतु टाइम ज़्यादा लग जाने, युद्ध लंबा चलने के कारण निजाम ने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। ये अलकी संधि के तहत हुआ, जो 1752 में हुआ। 1756 से 63 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्ष का युद्ध छिड़ गया था यूरोप में। इसका प्रभाव भारत पे भी हो रहा था, क्योंकि उस दौरान अंग्रेजी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की कंपनी दोनों भारत में अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही थी। उस दौरान हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी के जनरल के रूप में बुस्सी था, तो बुस्सी को उस समय कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके हटते ही पेशवा को एक अवसर मिला, जिस पे वो लाभ उठाते हुए निजाम से गोदावरी के उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी सरकार के कुछ भाग की मांग की। 1757 में सिंदखेर में भीषण युद्ध हुआ मराठों और निजाम के बीच में, जबकि उसी दौरान 1756 से 63 के बीच में यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच युद्ध चल रहा था और धीरे धीरे वो भारत पे भी युद्ध हुआ उन दोनों कंपनियों के बीच में।
अब इस 1757 के सिंदखेड़ युद्ध, जिसमें निजाम और मराठे लड़ रहे थे, तो निजाम ने बाध्य होकर 25 लाख रुपए वार्षिक कर टैक्स देने के लिए योग्य प्रदेश नालदुर्ग समेत मराठों को दे दिया। 1759 में पुनः इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। 1760 में उदगिर के युद्ध में निजाम को करारी हार मिली। मराठों ने 60 लाख रुपए वार्षिक कर का प्रदेश अहमदनगर, दौलताबाद जैसे बीजापुर प्राप्त कर लिए। इस तरह उसने निजाम से भी कुछ क्षेत्र फिर से हथिया लिया। अहमद शाह अब्दाली दुरारी वंश का संस्थापक था, जो अफगानिस्तान में अवस्थित था। वो भारत मुगल सम्राट के जो क्षेत्र है यानी दिल्ली पर आक्रमण करना चाह रहा था। उसके भय के कारण मुगल सम्राट सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी। मराठों ने उनकी सहायता करने के लिए एक करारनामा दायर किया, जो 1752 में अप्रैल 1752 में उन दोनों के बीच में करारनामा हुआ, जिसमें 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मराठों ने मुगल साम्राज्य को आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। और इस समझौते के बाद मराठों को अजमेर यानी जयपुर के प्रदेश भी मिल गए और पंजाब, सिंध और दोयाब के प्रदेश में चौथ प्राप्त करने का अधिकार भी मिल गया। इस समझौता के होने के बावजूद सम्राट ने अब्दाली को पंजाब दे दिया। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली पुनः पंजाब आया और दिल्ली और मथुरा के बीच के प्रदेश को लूटा, मंदिर तोड़ा और हिंदुओं को मारा। तब पूना, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से मराठा सेना की 2 टुकड़ी, एक रघुनाथ राव के साथ और एक मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली पहुंची। मार्च 1758 में अब्दाली काबुल लौट गया था। दूसरी ओर मराठे अगस्त 1758 में दिल्ली पहुंचे दोनों, और रघुनाथ राव ने सम्राट को पुनः मुगल सम्राट को, जो सफदरजंग थे, उनको दिल्ली का सिंहासन पर बैठा दिया और सतलज से लेकर बनारस तक का पूरा इलाका मराठों ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां मराठों का झंडा लहराने लगा। अप्रैल 1758 में मराठों ने लाहौर से अब्दाली की एक एजेंट को निकालकर पूरा पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1759 में अब्दाली ने दिल्ली की ओर बढ़ा फिर से, और इधर महाराष्ट्र से पूना से सदाशिवराव के अधीन एक मराठा सेना भेजा गया दिल्ली को बचाने के लिए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत में युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठे हार गए और उनको संपूर्ण भारत जीतने का मौका संपूर्ण भारत जीतने का स्वप्न उनका अधूरा रह गया। और इस हार के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हारने का कारण था कि जो अफगानी सैनिक थे, यानी अहमद शाह अब्दाली के सैनिक थे, वो पश्चिमी वेस्टर्न फाइटिंग सीखे हुए थे, वो अच्छी तरह से ट्रेंड थे। इस युद्ध के बाद सेनापति विश्वराव, जो पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र था, और सदाशिवराव, जो पेशवा के चचेरे भाई थे, दोनों युद्ध में मारे गए और साथ ही 28,000 मराठे भी मारे गए।